हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास विस्तार से पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा अध्ययन अब लगभग अंतिम पड़ाव तक आ पहुंचा है। हम आधुनिक काल में पद्य खंड की नई काव्य धारा को पढ़ रहे हैं। इस पुस्तक के सभी वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं, आप जाकर देख सकते हैं और अपनी स्टडी कर सकते हैं, अपने नोट्स वगैरह भी तैयार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं नई काव्य धारा में प्रकरण 3 के अंतर्गत कौन कौन से कवि और उनकी रचनाओं को आचार्य शुक्ल ने रखा है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगे और स्टडी में कुछ हेल्प हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा जो हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इससे आगे हम और टेक्स्ट बुक भी पढ़ाने वाले हैं। आइए देखते हैं आगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने श्रीधर पाठक जी को पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को। भारतेंदु के पीछे और द्वितीय उत्थान के पहले ही हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठ कवि पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध नए विषयों की ओर चल पड़े थे। भारतेंदु के पीछे और द्वितीय उत्थान के पहले ही हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठित कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध नए विषयों की ओर चल पड़े थे। भारतेंदु के पीछे ही मतलब भारतेंदु के तुरंत पीछे ही ये नए नए विषयों की, भारतेंदु ने जिस प्रकार गद्य में नए नए विषयों को शामिल किया, नए नए विषय लेकर आए साहित्य में, उसी प्रकार इन्हीं के पीछे अयोध्या सिंह जी ने भी नए नए विषयों का साहित्य में समावेश किया। तो आचार्य शुक्ल लिख रहे हैं कि भारतेंदु के पीछे से ही, उनके बाद ही ये नए नए विषयों की ओर चल पड़े थे। खड़ी बोली के लिए उन्होंने पहले उर्दू के छंदों और ठेठ बोली को ही उपयुक्त समझा। खड़ी बोली के लिए उन्होंने पहले उर्दू के छंदों और ठेठ बोली को ही उपयुक्त समझा, क्योंकि उर्दू के छंदों में खड़ी बोली अच्छी तरह मच चुकी थी। उर्दू के छंदों में अच्छी तरह लिखी जा रही थी तो वो अच्छी तरह मच चुकी थी। संवत 1957 के पहले ही वे बहुत सी फुटकल रचनाएं इस उर्दू ढंग पर कर चुके थे और संवत 1957 के पहले ही वे बहुत सी फुटकल रचनाएं उर्दू ढंग पर कर चुके थे। नागरी प्रचारिणी सभा के गृह प्रवेशोत्सव के समय संवत 1957 में उन्होंने जो कविता पढ़ी थी उसके ये चरण मुझे अब तक याद हैं। जो अयोध्या सिंह जी ने कविता पढ़ी थी जब नागरी प्रचारिणी सभा का गृह प्रवेशोत्सव था, तो वो कविता आचार्य शुक्ल को याद थी, उसी का उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं। चार डग हमने भरे तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का अभी, मौलवी ऐसा न होगा एक भी, खूब उर्दू जो न होवे जानता। तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की पंक्तियां हैं। ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जा सकती है। इसके उपरांत तो वे बराबर इसी ढंग की कविता करते रहे। जब पंडित महावीर प्रसाद जी द्विवेदी के प्रभाव से खड़ी बोली ने संस्कृत छंदों और संस्कृत की समस्त पदावली का सहारा लिया, तब उपाध्याय जी जो गद्य में अपनी भाषा संबंधी निपुणता उसे दो हदों पर पहुंचाकर दिखा चुके थे। जब द्विवेदी जी के प्रभाव से जो खड़ी बोली थी उसमें संस्कृत छंदों और संस्कृत की समस्त पदावली का सहारा लिया। जब खड़ी बोली की रचना संस्कृत पदों में और छंदों में होने लगी, तब उपाध्याय जी जो गद्य में अपनी भाषा संबंधी पटुता थी उसे दो हदों पर पहुंचा कर दिखा चुके थे। उस शैली की ओर भी बढ़े, तब इन्होंने इस शैली का भी सहारा लिया। पहले वे उर्दू के ढंग पर लिखते थे खड़ी बोली, ठेठ भाषा में लिखते थे खड़ी बोली, और जब द्विवेदी जी के प्रभाव से संस्कृत छंदों और पदों में लिखी जाने लगी, तब उन्होंने संस्कृत छंदों में भी लिखना प्रारंभ किया। बढ़े और संवत 1971 में उन्होंने अपना प्रिय प्रवास नामक बहुत बड़ा काव्य प्रकाशित किया। इस शैली का इनका लिखा ग्रंथ है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास संस्कृत छंदों में, जो संस्कृत के छंद हैं, इसमें संस्कृत छंदों में खड़ी बोली लिखी गई है। इसके जो छंद हैं वो संस्कृत वर्णवृत्तों पर आधारित हैं, तो इसमें भी संस्कृत पदावली का सहारा जब खड़ी बोली ने लिया, तो इस प्रकार की रचना हरिऔध जी ने प्रिय प्रवास की, जो कि एक उत्कृष्ट काव्य है। बहुत बड़ा काव्य प्रकाशित किया। नव शिक्षितों के संसर्ग से उपाध्याय जी ने लोक संग्रह का भाव अधिक ग्रहण किया है। जो नव शिक्षित हैं उनके संसर्ग में आने से उनके अनुसार उपाध्याय जी ने जो लोक संग्रह था उसका भाव अधिक ग्रहण किया है।
उक्त काव्य में श्री कृष्ण ब्रज के रक्षक नेता के रूप में अंकित किए गए हैं। प्रिय प्रवास में जो कृष्ण हैं, यहाँ से भी कभी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रिय प्रवास में श्री कृष्ण का स्वरूप क्या है। तो प्रिय प्रवास में श्री कृष्ण ब्रज के रक्षक नेता के रूप में अंकित किए गए हैं। खड़े बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य संग्रह की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्णवृत्तों में है। ये आचार्य शुक्ल का ये आपका कथन भी पूछा जा सकता है कि ये प्रिय प्रवास के विषय में किसका कथन है। बड़ी भारी विशेषता इसकी प्रिय प्रवास की विशेषता क्या है कि ये संस्कृत के वर्णवृत्तों पर लिखा गया ग्रंथ है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है। जिसमें संस्कृत वर्णवृत्तों पर अधिक रचना करना कठिन काम है और इतना बड़ा ग्रंथ हरिऔध जी ने लिखा, तो ये उनकी बहुत ही भारी विशेषता है। ये आचार्य शुक्ल स्वयं लिख रहे हैं कि इसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है, परंतु ऐसा कर दिखाया है हरिऔध जी ने। उपाध्याय जी का संस्कृत पद विन्यास अनेक उपसर्गों से लदा तथा मंज, मंजुल, पेशल आदि से बीच बीच में जटित अर्थात चुना हुआ होता है। इस प्रकार के शब्द अधिक मिलते हैं। द्विवेदी जी और उनके अनुयायी कवि वर्ग की रचनाओं से उपाध्याय जी की रचना इस बात में साफ अलग दिखाई पड़ती है। द्विवेदी जी और उनके अनुयायी अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके जितने अनुयायी कवि रहे हैं, उनकी रचना से उपाध्याय की रचना में अंतर साफ दिखाई पड़ता है। उपाध्याय जी कोमल कांत पदावली को कविता का सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ समझते थे। उपाध्याय जी जो हरिऔध जी थे वो कोमल कांत पदावली को कविता में विशेष महत्व देते थे। अगर वो उसे सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ तो अवश्य ही समझते थे। यद्यपि द्विवेदी जी अपने अनुयायियों के सहित जब इस संस्कृत वृत्त के मार्ग पर बहुत दूर तक चल चुके थे, तब उपाध्याय जी उस पर आए। जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी संस्कृत वृत्तों वाले रचना जब आरंभ हुई तो उस पर काफी दूर चल चुके थे, मतलब इसमें संस्कृत वर्णवृत्तों में बहुत रचनाएं कर चुके थे। तब उपाध्याय जी उस पर आए, तब उपाध्याय जी इस मार्ग पर आए और तब उन्होंने चलना आरंभ किया। पर वे बिल्कुल अपने ढंग पर चले, वो द्विवेदी जी के ढंग पर या उनके अनुयायियों के ढंग पर नहीं चले, वे बिल्कुल अपने ढंग पर चले। किसी प्रकार की रचना को हद पर, चाहे उस हद तक जाना अधिकतर लोगों को इष्ट न हो, पहुंचाकर दिखाने की प्रवृत्ति के अनुसार उपाध्याय जी ने अपने इस काव्य में कई जगह संस्कृत शब्दों की ऐसी लंबी लड़ी बांधी है कि हिंदी को है, था, किया, दिया ऐसी दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा। किसी प्रकार की रचना को हद पर, उपाध्याय जी किसी भी प्रकार की रचना हो उसको हद पर, चाहे उस हद तक जाना अधिकतर लोगों को इष्ट ना हो, ये हद पर पहुंचाकर छोड़ते थे। चाहे वह हद इस प्रकार की हो कि अधिकतर लोग उस पर ना जा सके, पहुंचाकर दिखाने की प्रवृत्ति थी इनमें। और उसी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उपाध्याय जी ने अपने इस काव्य में अर्थात प्रिय प्रवास में, अपने प्रिय प्रवास में कई जगह संस्कृत शब्दों की ऐसी लड़ी बांधी है कि पूरी की पूरी पंक्ति में संस्कृत शब्द ही भरे पड़े हैं और हिंदी को केवल था, किया, दिया ऐसी ही दो एक क्रियाओं में सिमट कर रह जाना पड़ा। हर पंक्ति में केवल इस प्रकार के एक दो शब्द ही हिंदी के मिलते हैं, अन्यथा पूरा पद उन्होंने संस्कृत से भर दिया है। पर सर्वत्र यह बात नहीं है, पर सभी जगह ऐसा नहीं है, कहीं कहीं ही उन्होंने इस प्रकार के संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया है। अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चली चलती दिखाई पड़ती है और अधिकतर पदों में बड़े ढंग से, बड़े अच्छी तरह से हिंदी अपनी चाल पर चलती दिखाई पड़ती है, जिस प्रकार हिंदी की रचना होती है। ये काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। ये काव्य अर्थात प्रिय प्रवास ये भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। कृष्ण के चले जाने पर ब्रज की दशा का वर्णन बहुत अच्छा है। विरह वेदना से क्षुब्ध वचनावली प्रेम की अनेक अंतर्दशाओं की व्यंजना करती है। विरह वेदना से क्षुब्ध जो वचनावली है, जो वचन है, वो प्रेम की अनेक अंतर्दशाओं की व्यंजना करती हुई बहुत दूर तक चलती है। जैसा कि इसके नाम से प्रकट है, इसकी कथा वस्तु एक महाकाव्य क्या एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए भी अपर्याप्त है। जैसा इसके नाम से प्रकट है, इसकी जो कथा वस्तु है एक महाकाव्य क्या प्रबंध काव्य के लिए भी अपर्याप्त है। अतः प्रबंध काव्य के सब अवयव इसमें कहाँ आ सकते थे। इसमें प्रिय प्रवास में प्रबंध काव्य के सभी अवयव नहीं आए हैं। किसी के वियोग में कैसी कैसी बातें मन में उठती हैं और क्या क्या कह कर लोग रोते हैं,
इसका जहाँ तक विस्तार हो सकता है किया गया है। वियोग की व्यंजना इसमें बड़ी सुंदर की गई है कि किसी के वियोग में किस किस प्रकार की बातें मन में उठती हैं और क्या क्या कहा जा सकता, क्या कहकर लोग अपने विरह को व्यक्त करते हैं, वो जितना विस्तृत हो सकता था उतना विस्तृत वर्णन इस बात का उपाध्याय जी ने किया है। परंपरा पालन के लिए जो दृश्य वर्णन है वे किसी बगीचे में लगे हुए पेड़ पौधों के नाम गिनने के समान है। जो दृश्य वर्णन है परंपरा पालन के लिए दिए हुए हैं वो इसी प्रकार हैं जैसे किसी बगीचे में हुए पेड़ पौधों के नाम गिनने के समान है। इसी से शायद करील का नाम छूट गया। 2 प्रकार के नमूने उद्धृत करके हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने इनकी जो रचना है प्रिय प्रवास उसके 2 नमूने यहाँ पर दिए हुए हैं। 2 प्रकार की भाषा जो है उसका नमूना प्रकट किया है कि किस किस प्रकार की भाषा का प्रयोग, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उपाध्याय जी ने किया है। अब ये उसका उदाहरण है जहाँ पर संस्कृत शब्दों की लड़ी बांधी है। जी उस प्रकार का एक उदाहरण है। रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेंदु बिंबान्ना तनवंगी कलहासिनी सुरसिका क्रीड़ा कला पुत्तली। शोभा वारिध की अमूल्य मणिसी लावण्य लीलामयी श्री राधा मृदुभाषिनी मृग दृगी माधुर्य सन्मूर्ति थी। अब यहाँ पर थी ही शब्द आया है एक हिंदी का, नहीं तो यहाँ पर संस्कृत शब्दों का ही अधिकतर प्रयोग उपाध्याय जी ने किया है। अब एक यहाँ पर उदाहरण ये दिया हुआ है। धीरे धीरे दिन गत हुआ पद्मिनी नाथ डूबे, आई दोषा फिर गत हुई दूसरा वार आया, यों ही बीती विपुल घटिका और कई बार बीते, आया कोई न मधुपुर से और न गोपाल आए। एक इस प्रकार की इनकी भाषा है। तो ये दोनों पंक्तियाँ हरिऔध जी की हैं, इनको आप नोट कर लीजिए क्योंकि पंक्तियाँ बहुत पूछी जाती हैं। इस काव्य के उपरांत उपाध्याय जी का ध्यान फिर बोलचाल की ओर गया। इस काव्य को लिखने के उपरांत अब इनका ध्यान बोलचाल की ओर गया। इस बार उनका मुहावरों पर अधिक जोर रहा। इस बार इन्होंने मुहावरों पर अधिक जोर दिया। बोलचाल की भाषा में अनेक फुटकल विषयों पर उन्होंने कविताएं रची जिनकी प्रत्येक पंक्ति में कोई न कोई मुहावरा अवश्य खपाया गया। ऐसी कविताओं का संग्रह चोखे चौपदे का एक पद दिया जाता है। इनकी मुहावरेदार जो भाषा है उसको चोखे चौपदे नामक रचना में देखा जा सकता है। इन्होंने इसकी प्रत्येक पंक्ति में कोई ना कोई मुहावरा अवश्य रखा है। क्यों पले पीस कर किसी को तू है बहुत पालिसी बुरी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। भाषा के दोनों नमूने ऊपर हैं। यही द्विकलात्मक कला उपाध्याय जी की बड़ी विशेषता है। एक इस प्रकार का इन्होंने काव्य लिखा और चोखे चौपते में इनकी भाषा इस प्रकार की थी। ये इस प्रकार की द्विकलात्मक कला जो थी वो उपाध्याय जी के अंदर थी। इससे शब्द भंडार पर इनका विस्तृत अधिकार प्रकट होता है। इससे इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। इस प्रकार की रचना से इनका शब्द भंडार पर कितना विस्तृत अधिकार था वो बात स्पष्ट होती है। इनका एक और बड़ा काव्य वैदेही वनवास जिसे ये बहुत दिनों से लिखते चले आ रहे थे अब छप रहा है। इनका वैदेही वनवास उस समय छपने को होगा जब आचार्य शुक्ल लिख रहे थे। तो यहाँ पर वैदेही वनवास के विषय में इतना ही दिया हुआ है। अब आइए देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। इस द्वितीय उत्थान के आरंभ काल में हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के रूप में पाते हैं। द्विवेदी जी पद्य रचना की एक प्रणाली के रूप में मिलते हैं। गद्य पर जो शुभ प्रभाव द्विवेदी जी का पड़ा उसका उल्लेख गद्य के प्रकरण में हो चुका है कि गद्य के लिए जो कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया उसका जो शुभ प्रभाव हिंदी गद्य पर पड़ा उसका उल्लेख हो चुका है। खड़ी बोली गद्य के पद्य विधान पर भी आपका पूरा पूरा असर पड़ा और जो पद्य विधान था खड़ी बोली में जो पद्य विधान था उस पर भी द्विवेदी जी का पूरा पूरा असर पड़ा। पहली बात तो यह हुई कि उनके कारण भाषा में बहुत कुछ सफाई आई। इनके कारण भाषा साफ सुथरी हुई। जो अनावश्यक शब्द थे, जब सरस्वती के संपादक बनकर इन्होंने कवियों को ऐसे ऐसे दिशा निर्देश दिए कि कविता की भाषा साफ सुथरी होती चली गई। बहुत से कवियों की भाषा शिथिल और अव्यवस्थित होती थी और बहुत से लोग ब्रज और अवधि आदि का भी मेल कर देते थे। सरस्वती के संपादन काल में उनकी प्रेरणा से बहुत से नए लोग खड़ी बोली की कविता करने लगे।
जब सरस्वती का ये संपादन कर रहे थे द्विवेदी जी, तो उनकी प्रेरणा से बहुत से लोग खड़ी बोली की कविता करने लगे। उनकी भेजी हुई कविताओं की भाषा आदि दुरुस्त करके वे सरस्वती में दे दिया करते थे। जो कविताएं आती थी उनकी भाषा में यदि कोई त्रुटि होती थी उसको सही करके वे सरस्वती में छपने के लिए दे देते थे। इस प्रकार के लगातार संशोधन से धीरे धीरे बहुत से कवियों की भाषा साफ हो गई। इस प्रकार ये संशोधन करते गए और कवियों की भाषा में सफाई आती गई। उन्हीं नमूनों पर और लोगों ने भी अपना सुधार किया। एक बार ये किसी चीज को सुधार देते थे, उसमें त्रुटि निकाल देते थे, तो आगे आने वाला कवि उस प्रकार की त्रुटि स्वतः ही नहीं करता था। तो इसलिए धीरे धीरे हिंदी खड़ी बोली की पद रचना भी अच्छी होने लगी। ये तो हुई भाषा परिष्कार की बात। अब उन्होंने पद रचना की जो प्रणाली स्थिर की, उनके संबंध में भी कुछ विचार कर लेना चाहिए। द्विवेदी जी कुछ दिनों तक बंबई की ओर रहे थे, जहां मराठी के साहित्य से उनका परिचय हुआ। द्विवेदी जी बंबई की ओर रहे थे, जहां उनका मराठी साहित्य से परिचय हुआ। उसके साहित्य का प्रभाव उन पर बहुत कुछ पड़ा और मराठी साहित्य का प्रभाव भी महावीर प्रसाद द्विवेदी पर पड़ा। मराठी कवियों में अधिकतर संस्कृत के वृत्तों का व्यवहार होता है और मराठी जो कवि हैं वो संस्कृत के वृत्तों का व्यवहार करते हैं, अर्थात संस्कृत के वृत्तों में कविताएं लिखते हैं। पद विन्यास भी प्रायः गद्य का सा रहता है और उसका पद विन्यास भी गद्य जैसा ही रहता है। बंग भाषा की सी कोमल कांत पदावली उसमें नहीं पाई जाती। बंग भाषा में जिस प्रकार की कोमल कांत पदावली पाई जाती है, वैसी मराठी काव्य में नहीं पाई जाती। इसी मराठी के नमूने पर द्विवेदी जी ने हिंदी में पद रचना शुरू की और इसी मराठी के नमूने पर ही द्विवेदी जी ने हिंदी में पद रचना का आरंभ किया। पहले तो उन्होंने ब्रज भाषा का ही आलम्बन लिया, पहले तो उन्होंने ब्रज भाषा का ही सहारा लिया, ब्रज भाषा में ही रचना की। नागरी प्रचारिणी पत्रिका में प्रकाशित नागरी तेरी यही दशा और रघुवंश का कुछ आधार लेकर रचित अयोध्या का विलाप नामक उनकी कविताएं संस्कृत वृत्तों में पर ब्रज भाषा में लिखी गई थी। जो नागरी प्रचारिणी पत्रिका थी उसमें प्रकाशित था नागरी तेरी यही दशा और रघुवंश का आधार लेकर उन्होंने क्या रचना की, अयोध्या का विलाप। अयोध्या का विलाप नामक रचना किस आधार पर की गई है, तो जो नागरी प्रचारिणी पत्रिका में एक लेख प्रकाशित हुआ था नागरी तेरी यही दशा और रघुवंश, इन दोनों का आधार लेकर अयोध्या का विलाप नामक रचना लिखी गई है। और इसकी कविताएं कैसी हैं अयोध्या का विलाप में, जो संस्कृत वृत्तों पर लिखी गई हैं और इनकी भाषा ब्रज है। अयोध्या का विलाप की भाषा ब्रज है और इसकी कविताएं संस्कृत वृत्तों पर आधारित हैं। श्री युक्त नागर निहारी दशा तिहारी होवे विषाद मन माहि अतीव भारी, प्राकार जासु नभमंडल में समाने प्राचीन जासु लखी लोकप हु सकाने, जाकी समस्त सुनि संपत्ति की कहानी नीचे नवाए सिर देवपुरी लजानी। श्री युक्त नागर निहारी दशा तिहारी, तो ये नागरी की दशा पर इन्होंने ये कविताएं जो हैं इनकी संस्कृत वृत्तों पर आधारित हैं। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्तियां हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। इधर आधुनिक काल में ब्रज भाषा पद के लिए संस्कृत वृत्तों का व्यवहार पहल स्वर्गीय पंडित सरयू प्रसाद मिश्र ने रघुवंश महाकाव्य के अपने पद्यबंध भाषानुवाद में किया था। इधर आधुनिक काल में ब्रज भाषा पद के लिए संस्कृत वृत्तों का व्यवहार सबसे पहले किसने किया था, तो किया था पंडित सरयू प्रसाद मिश्र ने। सबसे पहले ब्रज भाषा पद के लिए संस्कृत वृत्तों का व्यवहार सरयू प्रसाद मिश्र ने किया और किसमें किया, रघुवंश महाकाव्य के अपने पद्यबद्ध भाषानुवाद। इन्होंने रघुवंश महाकाव्य का जो पद्यबद्ध भाषानुवाद किया है उसमें संस्कृत के वृत्तों का प्रयोग किया है, जिसका प्रारंभिक अंश भारतेंदु की कविवचन सुधा में प्रकाशित हुआ और इसी का प्रारंभिक अंश भारतेंदु की जो पत्रिका थी कविवचन सुधा उसमें प्रकाशित हुआ था। पूरा अनुवाद बहुत दिनों पीछे संवत 1968 में पुस्तकाकार छपा और इसके बहुत दिन बाद, जब इसका प्रारंभिक अंश छपा उसके बहुत दिन बाद पूरा अनुवाद छपा संवत 1968 में पुस्तक रूप में। द्विवेदी जी ने आगे चलकर ब्रज भाषा एकदम छोड़ ही दी और खड़ी बोली में ही काव्य रचना करने लगे। अब आगे चलकर ब्रज भाषा द्विवेदी जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बिल्कुल छोड़ दी और केवल खड़ी बोली में ही काव्य रचना करने लगे। मराठी का संस्कार तो था ही, पीछे जान पड़ता है उनके मन में वर्ड्सवर्थ,
का वह पुराना सिद्धांत भी कुछ जम गया था कि गद्य और पद्य का पदविन्यास एक ही प्रकार का होना चाहिए। मराठी का प्रभाव तो द्विवेदी जी पर था ही। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि किस कवि पर मराठी साहित्य का प्रभाव था। मराठी साहित्य का संस्कार किसमें था, या मराठी काव्य का संस्कार किस कवि में था? तो ये थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। इन पर मराठी का संस्कार तो था ही, फिर पीछे अर्थात बाद में ये भी जान पड़ता है कि हो सकता है उनके मन में वर्ड्सवर्थ का पुराना सिद्धांत, जिसमें कहा गया है कि गद्य और पद्य का पदविन्यास एक ही प्रकार का होना चाहिए, कि गद्य और पद्य दोनों का पदविन्यास एक जैसा ही होना चाहिए, इसका भी प्रभाव उनके मन पर पड़ गया था, ऐसा शायद जान पड़ता है। पर यह प्रसिद्ध बात है कि वर्ड्सवर्थ का यह सिद्धांत असंगत सिद्ध हुआ था और यह आप ही अपनी उत्कृष्ट कविताओं में उसका पालन न कर सका था। अब ये भी प्रसिद्ध है कि वर्ड्सवर्थ ने ये सिद्धांत दिया तो था, परंतु ये असंगत सिद्ध हुआ था और वर्ड्सवर्थ जो थे वो स्वयं ही अपने इस सिद्धांत का पालन अपनी कविताओं में नहीं कर पाए थे। द्विवेदी जी ने भी बराबर उक्त सिद्धांत के अनुकूल रचना नहीं की, और ऐसा ही द्विवेदी जी ने भी किया। उन्होंने भी इस सिद्धांत के अनुकूल रचना बराबर नहीं की। अपनी कविताओं के बीच बीच में सानुप्रास कोमल पदावली का व्यवहार उन्होंने किया है, और अपनी कविताओं के बीच बीच में उन्होंने कोमलकांत पदावली का भी प्रयोग किया है। उसी कोमलकांत पदावली से युक्त इनकी यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी हैं। सुरम्य रूपे रस राशि रंजिते विचित्र वर्णाभरणे कहाँ गई, अलौकिक आनंद विधायिनी महा कवींद्र कांते कविते अहो कहाँ, मांगल्य मूल में वारिद वारि वृष्टि। पर उनका जोर बराबर इस बात पर रहता था कि कविता बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए। बोलचाल से उनका मतलब ठेठ या हिंदुस्तानी का नहीं रहता था। कविता को बोलचाल की भाषा में होना चाहिए, इस बात पर द्विवेदी जी अधिक जोर दिया करते थे। बोलचाल से उनका मतलब ठेठ या हिंदुस्तानी का नहीं रहता था, गद्य की व्यवहारिक भाषा का रहता था। बोलचाल से उनका मतलब ये नहीं कि ठेठ हिंदी या हिंदुस्तानी जो कि उर्दू मिश्रित होती है, इस प्रकार की भाषा नहीं, बल्कि गद्य की जो व्यवहारिक भाषा होती थी उस पर वे जोर दिया करते थे। परिणाम यह हुआ कि उनकी भाषा बहुत अधिक गद्यवत हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि उनकी जो भाषा थी बहुत अधिक गद्यवत हो गई, बहुत अधिक गद्य के करीब हो गई, जैसे कि गद्य रचना होती है उसके काफ़ी करीब हो गई। पर जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, भाषा से विचार अलग नहीं रह सकता। जिस प्रकार तुलसीदास जी ने कहा है, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, उसी प्रकार भाषा से विचार अलग नहीं रह सकता। उनकी अधिकतर कविताएं इतिवृत्तात्मक मैटर ऑफ फैक्ट हुई, अधिक गद्यात्मक हो गईं। उनकी कविताएं भी कथात्मक हो गईं, तो ये इतिवृत्तात्मकता की अति उनमें हो गई। उनमें वह लाक्षणिकता, वह चित्रमयी भावना और वक्रता बहुत कम आ पाई जो रस संचार की गति को तीव्र और मन को आकर्षित करती है। जो चित्रमयी भाषा होती है, जो लाक्षणिकता होती है काव्य में, वह कम होती चली गई, जिससे कि रस संचार की गति धीमी हो गई। लाक्षणिकता, चित्रमयी भावना और वचन वक्रता जो रस का संचरण करती हैं काव्य में, वे कम हो गई। इसलिए उनके काव्य में रस संचार की गति तीव्र होने की बजाय मंद हो गई। रस संचार की गति जो मन को आकर्षित करती है, वह तीव्र होने की बजाय मंद हो गई। यथा सर्वथा तथैव, ऐसे शब्दों के प्रयोग ने उनकी भाषा को और भी अधिक गद्य का स्वरूप दे दिया। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग इन्होंने अधिक किया। इस प्रकार के शब्दों के बाहुल्य के कारण उनकी भाषा और भी अधिक गद्यमयी हो गई। तो जिस प्रकार तुलसीदास ने कहा है, उसका उदाहरण देके आचार्य शुक्ल कहते हैं कि गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, की वाणी और वाणी का अर्थ दो कहने में अलग अलग बातें हैं, परंतु वे अलग नहीं हैं। उसी प्रकार से जो इनकी भाषा थी, वो भाषा अगर कहें तो उसमें विचार समाहित होते ही हैं। जैसे वाणी में अर्थ समाहित होता ही है, वे अलग कहने के लिए होते हैं परंतु अलग नहीं होते हैं। तो उसी प्रकार इतनी विचारात्मकता इनके काव्य में भी आ गई है कि वह बिल्कुल गद्यमयी हो गया है। यद्यपि उन्होंने संस्कृत वृत्तों का व्यवहार अधिक किया है, पर हिंदी के कुछ चलते छंदों में भी उन्होंने बहुत सी कविताएं जैसे विधि विडंबना रची हैं। संस्कृत वृत्तों में उन्होंने अधिक कविताएं की हैं, परंतु
हिंदी के चलते छंदों में भी उन्होंने रचनाएं की हैं जिनमें संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग कम है। अपना कुमार संभव सार उन्होंने इसी ढंग पर लिखा है और कुमार संभव सार इसी ढंग पर लिखा हुआ काव्य है। कुमार संभव का यह अनुवाद बहुत ही उत्तम हुआ है। इसमें मूल के भाव लाने के प्रयत्न में भाषा में प्रायः जटिलता आ जाया करती है। मूल भाव जो है जिसका अनुवाद किया जा रहा है, उस रचना का मूल भाव लाने के चक्कर में उसके प्रयत्न में जटिलता आ जाती है भाषा में, पर इसमें यह बात जरा भी नहीं है। परंतु कुमार संभव सार में यह बात नहीं है। ऐसा साफ सुथरा दूसरा अनुवाद जो मैंने देखा है पंडित केशव प्रसाद मिश्र जी का मेघदूत है, और जैसा द्विवेदी जी ने अनुवाद किया है वैसा साफ सुथरा अनुवाद केवल केशव प्रसाद मिश्र का मेघदूत ही है, जो उन्होंने मेघदूत को अनुवादित किया है। द्विवेदी जी की रचनाओं के 2 नमूने देकर हम आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी जी की रचनाओं के यहाँ 2 नमूने ये दिए हुए हैं। आरोग्य युक्त बल युक्त सुपुष्ट गात, ऐसा जहाँ युवक एक न दृष्टि आता, सारी प्रजा निपढ़ दीन दुखी जहाँ है, कर्तव्य क्या न कुछ भी तुझको वहाँ है। ये द्विवेदी जी की पंक्तियां हैं। इंद्रासन के इच्छुक किसने, करके तप अतिशय भारी, की उत्पन्न असूया तुझमें, मुझसे कहो कथा सारी। मेरा यह अनिवार्य शरासन, 5 कुसुम सायक धारी, अभी बना लेवे तत्क्षण ही, उसको निज आज्ञाकारी। इस प्रकार की भाषा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की थी। ये दोनों पंक्तियां महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। द्विवेदी जी की कविताओं का संग्रह काव्य मंजूषा नाम की पुस्तक में हुआ है। काव्य मंजूषा किसकी कविताओं का संग्रह है? तो ये है द्विवेदी जी की रचनाओं का संग्रह। उनकी कविताओं के दूसरे संग्रह का नाम सुमन है और दूसरा इनका काव्य संग्रह है सुमन। सुमन और काव्य मंजूषा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के काव्य संग्रह हैं। द्विवेदी जी के प्रभाव और प्रोत्साहन से हिंदी के कई अच्छे कवि निकले, जिनमें बाबू मैथिली शरण गुप्त, पंडित रामचरित उपाध्याय और पंडित लोचन प्रसाद पांडे मुख्य हैं। जो द्विवेदी जी की प्रेरणा से अच्छे कवि निकले उनमें मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय और लोचन प्रसाद पांडे का नाम मुख्य रूप से आता है। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। इससे आगे के कवियों को पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोस आपको आगे भी मिलने वाले हैं। धन्यवाद।